तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का ज्योग्राफी बुक में से चैप्टर सेकेंड के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम आपको भली भांति पता होगा, भूमि संसाधन है। और भूमि संसाधन मैंने क्लास में करवाया था। आज क्वेश्चन आंसर की बारी है। शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सब भूमि निम्नीकरण पंजाब मैंने बताया था, वहाँ बहुत अधिक सिंचाई होती है और उसके वजह से वहाँ की मिट्टी में लवणता बढ़ गया है, अधिक लवणता बढ़ गया है। ये बहुत ही दिक्कत है। वहाँ के किसानों को अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अधिक सिंचाई की वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि यानी सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती पर्वतीय क्षेत्रों की विशेषता है और इन चारों राज्यों में, हरियाणा तो भाई मैदानी क्षेत्र में है, पंजाब भी का मैदानी क्षेत्र में है, बिहार का मैदानी क्षेत्र है, सवाल ही नहीं है यहाँ सीढ़ीनुमा खेती होगी। सीढ़ीनुमा खेती आपकी उत्तराखंड में होगी क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र में आपके अंतर्गत आता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से कहाँ पर है? तो मरुस्थलीय मृदा आपको उत्तर प्रदेश में तो होगा नहीं, कर्नाटक आपका होगा ही नहीं, पठारी क्षेत्र है, महाराष्ट्र में पठारी क्षेत्र है, और इस प्रकार से ये राजस्थान हो जाएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन आपका एंड्रीन है। यह मेढक की जनसंख्या को बढ़ने ही नहीं देता है। काली मृदा का दूसरा नाम है वेरीजी रेगुर मृदा। तो ये था बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न में है कि पहला सवाल है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? तो लघुत्तरीय प्रश्न में आप बच्चे ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो शब्द सीमा है उसका पालन आपको करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा 30 से 40 शब्दों में ही उसका उत्तर दें। तो जलोढ़ मृदा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम में पाई जाती है। इसमें गेहूं, धान, मक्का, दालें व तिलहन की खेती होती है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? अगला सवाल है कि समोच्च कृषि वह कृषि विधि है जिसमें ढलान वाले भूमि क्षेत्र में समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई की जाती है। यानी कि जुताई ढाल की दिशा में न करके क्षैतिज दिशा में की जानी चाहिए। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बच्चों समझाता हूँ कि जो आपकी जो जुताई होगी, मान लीजिए ये आपका पर्वत है, तो इस दिशा में ना जोत कर आपको इस दिशा में जुताई करनी चाहिए। ठीक है, इसे ही आप क्षैतिज दिशा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप क्षैतिज दिशा में आप खेती करेंगे, ना कि आप इस दिशा में। ढाल के दिशा में करेंगे तो मृदा अपरदन का चांस ज़्यादा रहेगा। पानी होगी, वर्षा होगी तो मिट्टी को वो बहाकर नीचे लेकर आएगी। और अक्सर करते क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई की जाती है। ये समोच्च रेखाएं क्या है बच्चों? समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जो रेखा जोड़ती है, ठीक है, उसे ही समोच्च रेखा कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्वत है और समान ऊंचाई वाली क्षेत्र, मान लीजिए एक समान ऊंचाई यहाँ पर है कि ये है कि ये है, ये यहाँ से समान ऊंचाई में हम लोग कहाँ से नापते हैं? समुद्र तल से। मान लीजिए ये जितने बिंदु मिले हैं ये समान ऊंचाई वाली क्षेत्र है। अब इस लाइन को जो मिलाने वाली रेखा है उसी ही आप क्या कहेंगे? समोच्च रेखा। तो कोशिश की जाती है कि समान ऊंचाई वाली रेखाओं के समांतर ही जुताई की जाए, और यह पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, तो ढाल की दिशा में जुताई जो है ढाल की दिशा में न कर ढाल की क्षैतिज दिशा में की जाती है। इससे जल अपवाह कम होता है और मृदा अपरदन को रोका जाता है। नेक्स्ट सवाल बढ़ते बच्चों। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है, जिसमें फसलों के बीच घास की पट्टियाँ लगाई जाती है बच्चों। तो पट्टिका कृषि में ये रही आपकी खेत। तो इसमें क्या करते हैं कि कई सारी पट्टियों में इस खेत को बांट दिया जाता है और हर पट्टी में कुछ घास उगा दिए जाते हैं पर्टिकुलर। यहाँ अगर ये पट्टी है तो यहाँ भी कोई घास उगा दिया गया, यहाँ भी घास उगा दिया गया है, इस पट्टी में भी घास उगा दिया। तो अब होता क्या है बच्चों कि अगर वायु इधर से आती है तो इससे पहली बात तो यहाँ जो आपने घास लगाई है, और आप ये अच्छे से जानते हैं कि सतह पर ही वायु का वेग प्रबल रहता है, तो ये
इन घास स्थलों से टकराएगी और उससे इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। फिर वो अगर कुछ बची हुई कुछ वायु पवन इसको भी पार कर जाती है तो फिर वो अगले वाले पट्टी से टकराएगा। फिर इसी प्रकार वो टकराएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा और इस प्रकार से पवन जो है फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये था बच्चों पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी होती है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो भारत में नदी डेल्टा का विकास मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के मुहानों पर हुआ है। मुहाने क्या होते हैं बच्चों, मुहाने जहाँ नदियाँ समुद्र में जाकर जहाँ मिलती है या गिरती है उस क्षेत्र को ही मुहाना कहते हैं। ये डेल्टाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ की मृदा की विशेषताएं हैं कि यह मृदा जलोढ़ मृदा होती है, यह मृदा उपजाऊ होती है तथा जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसमें चावल, जूट, गन्ना आदि फसलें आसानी से उगाई जाती है। इसमें रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो फसल चक्रण पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति तथा मिट्टी की बनावट में सुधार लाता है। साथ ही यह मिट्टी की नमी बनाए रखने तथा रोग और कीट नियंत्रण में भी कारगर सिद्ध होता है। जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है। अब बारी है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते समय आप समय सीमा का भी ध्यान रखेंगे कि आप 100 से अधिक शब्दों में ना लिखें, 100 शब्दों के लगभग आसपास ही लिखें। तो जलाक्रांतता तब उत्पन्न होती है जब किसी क्षेत्र की मृदा में अत्यधिक जल भर जाता है और वह लंबे समय तक सतह के पास ही ठहर जाता है। यह स्थिति तब होती है जब जल निकासी की कमी हो, लगातार भारी वर्षा हो, नहरों या सिंचाई की अधिकता से जल जमाव हो, भूमिगत जल स्तर बहुत ऊंचा हो। अब मृदा अपर्दन में जलाक्रांतता की क्या भूमिका है उस पर भी जरा गौर करते हैं। तो मृदा की संरचना कमजोर करना है। अधिक पानी मिट्टी के कणों को ढीला कर देता है जिससे वे आसानी से बहने लगते हैं। जैविक क्रियाओं में भी बाधा पहुंचता है। जल भराव से पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं जिससे जैविक गतिविधियां रुक जाती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता घटती है। क्षारीकरण और लवणता, जलाक्रांत क्षेत्र में लवण ऊपर आकर सतह पर जम जाते हैं जिससे मिट्टी बंजर होने लगती है। ऊपरी परत का कटाव, जब सतह पर लगातार जल भरा रहता है तो हल्की बारिश से भी मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो मृदा संरक्षण का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता को बनाए रखना तथा उसे क्षरण से बचाना। मृदा हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि, वनस्पति और पर्यावरण संतुलन का आधार है। लेकिन अत्यधिक खेती, वनों की कटाई, जल व पवन अपर्दन जैसी गतिविधियों से मृदा का क्षरण हो रहा है। मृदा संरक्षण के लिए समोच्च जुताई, फसल चक्रण, वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि, वर्षा जल संचयन जैसे उपाय अपनाने चाहिए। इससे न केवल भूमि उपजाऊ बनी रहती है बल्कि जलवायु संतुलन और टिकाऊ कृषि प्रणाली को भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आज का ये आखिरी सवाल, अंतिम सवाल है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट करें। तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा पशुधन है, फिर भी इसका आर्थिक योगदान अपेक्षाकृत कम है। इसका प्रमुख कारण पशुपालन का पारंपरिक और असंगठित रूप में होना है। पशुओं की नस्लें कम उत्पादक वाले हैं और चारे, चिकित्सा तथा प्रशिक्षण की कमी के कारण दुग्ध और मांस उत्पादन कम होता है। तकनीकी और आधुनिक संसाधनों की कमी है, बाजार व्यवस्था का अभाव है और पशुपालकों की जागरूकता की कमी भी इसके विकास में बाधक हैं। यदि आधुनिक पद्धतियां अपनाई जाएं तो पशुधन भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और किसानों की आय को बढ़ा सकता है। तो ये था बच्चों इस छोटे से चैप्टर यानी कि भूमि संसाधन वाला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है बच्चों। तो आप जल्द से इसका नोट्स बना लें और मैं स्कूल आकर चेक कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, गुड बाय, सी यू ऑल।